तो देखो टेलर सीरीज का यूज करके हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो एफ जेड हम लिख रहे हैं, टेलर सीरीज जब हम यूज करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि फंक्शन एफ जेड को हम लिख पाएंगे जी जेड अपॉन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एम। ठीक है, जहाँ पे जी ऑफ जेड नॉट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो टेलर सीरीज में हम इसको देखेंगे कि इसका इसका यूज करेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लॉरेंट सीरीज जब बनती है तो उसमें हमारे जो जो डिनोमिनेटर में जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एम के जो मल्टीपल आते हैं वहां से डिसाइड होता है पोल ना, जब हम लॉरेंट सीरीज देखेंगे तो। ठीक है, एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब अगर मान लो हमने फंक्शन डिफाइन करा, लाइक हमने जो फंक्शन डिफाइन कर रहे थे कॉस ऑफ 1/z। ठीक है, ऐसे कुछ हमने डिफाइन कर दिया कॉस ऑफ 1/z। तो इस फंक्शन के पास कहाँ सिंगुलैरिटी होगी, किस किस पॉइंट पे इसके फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी होगी? बताओ इस फंक्शन के पास कहाँ का सिंगुलैरिटी होगी, या फिर ये एनालिटिक फंक्शन है? तुम लोग सब जीरोस क्यों काउंट करते हो सिंगुलैरिटी में? जीरोस को नहीं काउंट करना है। सिंगुलैरिटी का मतलब है यहाँ पे बस एक ही सिंगुलैरिटी है विच इज z इक्वल टू जीरो, और कोई सिंगुलैरिटी नहीं है इसके पास, बाकी सब जगह फंक्शन डिफाइंड है। 1/2n पाई तुम बोल रहे हो, ठीक है। अगर तुम 1/2n पाई इसमें रखोगे तो क्या आएगा? 2n पाई आएगा। 2n पाई की वैल्यू क्या होगी? क्या ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा? 2n पाई की वैल्यू 1 नहीं होगी इसके पास, n की वैल्यू तुम कुछ भी चेंज करो, तो ये कैसे सिंगुलैरिटी हो गई? नहीं होगी ना सिंगुलैरिटी, तो एग्जाम में भी लोग ऐसे ही गलती करके आते हैं। ठीक है, तुम्हें पता होता है कि हम कैसे सिंगुलैरिटी निकालेंगे, पर तुम सडनली क्या कर देते हो, जीरोस भी काउंट कर देते हो, क्योंकि आदत होता है ना कि वन समथिंग बाई एफ जेड, तो एफ जेड इक्वल टू जीरो के साथ इक्वेट करने की ये आदत होती है। तो ऐसा गिवन होता है तो ये नहीं देखते, हम डायरेक्ट जीरो से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर जीरो से इक्वेट करके वैल्यू निकालोगे तो आई थिंक 2n+1 पाई/2 आएगा, 1/2n+1 पाई/2। तो इसके पास बस एक ही पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है विच इज जेड इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, इसके पास बस एक ही पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है एट जेड इक्वल टू जीरो। और कैसी सिंगुलैरिटी होगी? एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। क्यों? देखो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हम जब भी बोलते हैं ना, तब या तो वो लिमिट पॉइंट हो जाए सिंगुलैरिटीज का, तो वो तुम्हारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगा, या तो वो लिमिट पॉइंट हो जाए सिंगुलैरिटी का। दो ही टर्म में हम कहेंगे, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट वे होता है चेक करने का, एक तो लिमिट पॉइंट होना चाहिए सिंगुलैरिटी का, ये अच्छा तरीका है कि अगर लिमिट पॉइंट देख लिया कह दिया डायरेक्ट। दूसरा क्या कह सकते हो, टेलर सीरीज देख लो, मतलब सीरीज देख लो इसका। सीरीज में अगर इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना, तो ये सिंगुलैरिटी एसेंशियल ही बनेगा। लाइक जैसे कॉस को एक्सपेंड करेंगे तो 1-1/2 फैक्टोरियल, 1/z² प्लस 1/4 फैक्टोरियल, 1/z रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये कहीं पे भी एंड नहीं कर रहा, कहीं पे भी ये एंड नहीं कर रहा। ठीक है, अदरवाइज सिंगुलैरिटी एसेंशियल देखना बहुत मुश्किल होता है। ये दो वेज अगर तुम फॉलो करोगे, एक तो लिमिट पॉइंट से, एक इससे, तो यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू जीरो जो है वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, पर एसेंशियल में ये नहीं कह सकते कि आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड। ठीक है,
दोनों टाइप की पाई जाती हैं, पर इसमें जो हमें मिला वो क्या मिला है, आइसोलेटेड मिला है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मिला है इसमें। क्यों? क्योंकि z इक्वल्स टू 0 केवल और केवल यही सिंगुलैरिटी है, और कोई सिंगुलैरिटी है नहीं, तो बाकी सिंगुलैरिटी से इसको हटाना है ना, तो बाकी सिंगुलैरिटी है ही नहीं, तो ये आइसोलेटेड काउंट होगा। ठीक है, तो एट z इक्वल्स टू 0 ये सिंगुलैरिटी क्या होगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। ठीक है, अब अगर हमारे पास देखो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है जो कि एसेंशियल है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो कि एसेंशियल है, उसके बारे में क्या प्रॉपर्टी है, नॉन आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड भी होता है, तो क्या हो गया हमारे पास, फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, फॉर एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी at z equals to z naught of f, then the following are equivalent, then the following are equivalent, are equivalent. Okay, so first thing z equals to z naught, देखो हमने आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऊपर लिखा है और नीचे लिख रहे हैं z equals to z naught is a essential singularity, is a essential singularity। तो नॉन आइसोलेटेड भी होता है पर उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, अभी आइसोलेटेड एसेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा चीज क्या है कि रिमूवल में फाइनाइटली एग्जिस्ट करता था z टेंडिंग टू z नॉट, पोल में इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पे कैसा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा ना तो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट होगा, फाइनाइटली और इनफाइनाइटली कैसा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिमूवल में हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट करता था, पोल में हमारे पास इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड चीज जो देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉइंट z नॉट जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो अगर कोई भी नेबरहुड लोगे इस z नॉट का, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास z नॉट क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एक नेबरहुड बनाया z नॉट का, इस z नॉट का एक नेबरहुड बनाया, लाइक अगर अगर कंपेयर करो तुम इसके साथ रिमूवल के साथ, तो रिमूवल में नेबरहुड ऑफ z नॉट जो था, अगर z नॉट रिमूवल सिंगुलैरिटी है तो ये क्या करता था, ये फंक्शन एग्जिस्ट होता था, है ना, ये फंक्शन एग्जिस्ट होता था। ठीक है, और अगर z नॉट हमारे पास पोल है, तो नेबरहुड ऑफ z नॉट पे फंक्शन क्या होता था, अनबाउंडेड होता था। ठीक है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अनबाउंडेड का मतलब इन्फिनिटी। पर यहाँ पे जब एसेंशियल सिंगुलैरिटी लेंगे तो इसका जो नेबरहुड बनाओगे, फंक्शन का जो नेबरहुड बनाओगे, और अगर इसकी लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा का पूरा सी इन्फिनिटी आएगा, मतलब तुम इसको जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी को तुम जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे भेज सकते हो, मतलब फंक्शन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट पे कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, उसके लिमिट पॉइंट्स सब कुछ बन सकता है, लिमिट पॉइंट सी इन्फिनिटी पूरी बन सकती है। ये होता है हमारा कैसरिटी वेस्टास थ्योरम, इसको ऐसे लिखते हैं, बस सिजारो विस्टास बोलते हैं। ठीक है, सिजारो विस्टास थ्योरम, ये चीज समझ में आया। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट समझ में आया, बताओ। फंक्शन का नेबरहुड, जेड नॉट के नेबरहुड में फंक्शन अगर डिफाइन करोगे तो उसकी लिमिट पॉइंट पूरी की पूरी सी इन्फिनिटी बनेगी।
सी पूरा का पूरा सी एंड देन सी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये थ्योरम्स है सिज़ारो-विस्टार्स थ्योरम, बहुत बड़ी थ्योरम है। ठीक है, तो उसका हम रिजल्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा थ्योरम है। अभी इतना हमारे पास कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि इसको हम प्रूफ कर पाएँ। ठीक है, बहुत कुछ यूज़ होता है इसके प्रूफ में, तो हम ऐसा प्रॉपर्टीज़ को लेके चलते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, वैसे प्रूफ ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कुछ आएगा भी नहीं। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल्स एक्चुअली हमें लिमिट पॉइंट बताना है ना, लाइक जैसे तुम कैसे करते थे अल्टरनेटिव सीरीज जो हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं होता था। ठीक है, जो एब्सोल्यूट सीरीज नहीं होता था, अगर कोई फंक्शन जैसे मान लो हम डिफाइन कर देते हैं ई रेज टू द पावर 1/z, ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया ई रेज टू द पावर 1/z, तो इस फंक्शन के पास कहाँ पे सिंगुलैरिटी होगी बताओ? इस फंक्शन के पास कहाँ पे सिंगुलैरिटी होगा? जीरो पे। ठीक है, एट z इक्वल्स टू जीरो इट हैज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ओके, एक्चुअली इसको फॉर्मेशन करने का तरीका भी अलग है, डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। इसको फॉर्मेशन करने का तरीका भी कुछ ऐसा है कि हम z को जैसे हम मान लेते हैं r समथिंग ऑफ r आयोटा थीटा, ऐसा कुछ मान लेते हैं, या फिर आयोटा टाइम्स ऑफ आयोटा थीटा। ठीक है, एंगल ही तो देखना है। सो z इज इक्वल टू r इंटू आयोटा थीटा। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस लेते हैं इसकी, जो इस सीक्वेंस को हम कन्वर्ज कराते हैं अल्फा पे। ठीक है, और अपने मन से कुछ ऐसा पॉइंट्स अज्यूम करके रखते हैं कि एफ ऑफ जेड एन जो होता है वो ऑटोमेटिकली, तुम कोई भी पॉइंट अपने मन से चूज करो, लाइक कोई भी पॉइंट तुमने अपने मन से चूज किया 5 6 7 जो भी, अगर z इक्वल्स टू जेड नॉट पे तुम्हारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो ये जो है जेड एन जो है ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा। मतलब z इक्वल्स टू जीरो पे हमारे पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो हम एक ऐसा सीक्वेंस लेंगे, एक ऐसा सीक्वेंस लेंगे जो कि तो जीरो पे कन्वर्ज करेगा, पर उसकी इमेज हम चाहे तो कहीं पे भी कन्वर्ज करा सकते हैं, लाइक कोई भी पॉइंट पे। तो अपने मन से कोई एक अल्फा डिसाइड कर लो, कोई भी वैल्यू अल्फा जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, तो इसकी वैल्यू, इसकी फंक्शनल वैल्यू कन्वर्ज कर जाएगी अल्फा पे। ये चीज़ समझ पा रहे हो? मैं नेक्स्ट डे तुमको फॉर्मेशन भी बता दूंगा, पर नॉट यूज, यूज नहीं है इसका, इसलिए वो याद नहीं रहता। मतलब अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है हमारे पास, और जिस भी पॉइंट पे वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, जिस भी पॉइंट पे वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो एक ऐसी सीक्वेंस तुमको मिल जाएगी जो तो उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी जहाँ पे उसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, लेकिन अगर तुम उसकी फंक्शनल वैल्यू निकालने जाओगे तो वो कोई भी वैल्यू पे आ जाएगा। तो मतलब यही हुआ ना कि एफ ऑफ जेड एन तुम कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर इसका लिमिट पॉइंट ले रहे हो तो इसकी लिमिट पॉइंट अपने मन से तुमने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चूज किया है वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगी साथ में इन्फिनिटी के साथ। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? ठीक है, मतलब सीक्वेंस तो जीरो पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा? जिस भी पॉइंट पे तुम चाहो वहां पे कन्वर्ज कर जाएगा। अब अगर इसी में तुमको बनाना हो तो तुम, चलो उसको नेक्स्ट देखते हैं, बनाने का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। वो बस एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है हमको किसी भी ऐसे तरीके से कि अल्फा पे चल जाए। क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में इसका यूज आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स में यूज आएगा इसका, जब तुम बोलोगे लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इज होल इन्फिनिटी।
ठीक है, क्वेश्चन में दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे सारे सिंगुलैरिटीज़ के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको रिवाइज कर लेना एक बार, प्रॉपर्टीज़ देख लेना। ठीक है, और कोई डाउट हो इसके अलावा तो बताओ। हार्मोनिक फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है? देखो, डिफाइन तो तुम ऐसे कर सकते हो, कोडोमेन से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोडोमेन तो हम सी भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज, रेंज की बात कर लो, तो रेंज तो तुमने बोल ही दिया आर होता है, क्योंकि तुम वैल्यू ले रहे हो, फंक्शन ले रहे हो यू ऑफ एक्स वाई टाइप का, विच इज ऑफ आर क्रॉस आर, और इसकी कुछ इमेज आ रही है लाइक समथिंग ऑफ टू ऑफ एक्स वाई, या कुछ तुमने डिफाइन कर रखा है, सो विच इज रियल। जेड इज इक्वल टू वन बाई एन और जेड एन इज इक्वल टू आयोटा बाई एन, ये किस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में। हाँ, ये देखो क्या होता है एक्चुअली में, जैसे हम कहते हैं कि ई रेज टू द पावर, ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स, जो हम डिफाइन अभी तो बताया ना, स्टार्टिंग में तो बताया ये चीज, एक्स को लेंगे ना, केवल इमेजनरी पार्ट को लेंगे ना, एफ जेड को थोड़ी हार्मोनिक कहते हैं, रियल और इमेजनरी पार्ट को हार्मोनिक कहते हैं। देखो, अगर हम डिफाइन जैसे रियल में डिफाइन करते हैं ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसकी लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो क्या होता है, एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या होता है, वन हो जाता है, ठीक है। पर अगर सेम इसी तरीके से ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डिफाइन कर रहे हैं, ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर डिफाइन कर रहे हैं, और एक बार हमने जेड इज इक्वल टू वन बाई एन ले लिया, ठीक है, तो जेड टेंड्स टू जीरो चला गया, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू द पावर माइनस वन बाई एन का स्क्वायर, तो अब ये वन बाई जीरो ऐसा कुछ चला गया, मतलब ये आ गया हमारे पास लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू द पावर वन बाई एन स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, वन बाई जीरो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इज ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, जीरो। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो आ रहा है ना, और अगर हम z इक्वल्स टू माइनस वन आयोटा बाई एन ले लेंगे, तो वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा देखो, लिमिट z टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन बाई एन, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वन बाई एन, पर अगर पॉजिटिव लेते तो चल जाता है हमारा काम, है ना, वन बाई जीरो इन्फिनिटी, और ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, देखो दूसरा, तो लिमिट कुछ भी आ जा रहा है, तो ये डिफरेंस है रियल और कॉम्प्लेक्स में, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट रियल में इसके लिमिट एग्जिस्ट हो रही थी, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थैंक यू।